स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की भारत सरकार की एक कंपनी है और उसमें वैकेंसी आई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन या अन्य ट्रेड भी हैं। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसका पीडीएफ है जिसके ए टू जेड सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। एप्लीकेशन की फर्स्ट डेट, लास्ट डेट या फिर क्वालिफिकेशन वगैरह की बात की जाए, सीटों की संख्या, पेमेंट कैसे करना है, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना होगा। हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर कंटेंट देखने को मिलता है। आईटीआई एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी भी हो जाती है और ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाना है, ग्लोबल आईटीआई टाइप करोगे आप तो लाखों की संख्या में बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में वन बाय वन यहाँ पर हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। कंपनी का नाम है CSRI, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि यहाँ पर देख रहे होंगे भारत सरकार की एक संस्था है। तो इसे आप ये नहीं सोच सकते कि यार प्राइवेट सेक्टर की तो नहीं है। ठीक है, ये राजस्थान का लोकेशन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपका। गवर्नमेंट की है ये और भारत सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। ठीक है, यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है इसमें ऑनलाइन फॉर्म 23 फरवरी से फिलअप होंगे। है ना, आज क्या है डेट आप देख लीजिएगा, हो सकता है वीडियो आप लेट देख रहे हो, पहले देख रहे हो, है ना। 23 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट इसकी 28 मार्च होने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता चल गया, ऑनलाइन आवेदन 23 फरवरी से और लास्ट डेट जो है 28 मार्च रहने वाली है। पोस्ट है टेक्नीशियन, आईटीआई पास बच्चों के लिए है। तो जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं या सेकेंड ईयर में है वो बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। आपका आईटीआई पास होना जरूरी होता है। आजकल मोस्टली वैकेंसीज में यही रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, टोटल सीटों की संख्या है 28, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और कैटेगरी वाइज अलग अलग लिखा है कि एससी की 5 है, ओबीसी की 5 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। अनरिजर्व जो जनरल सीटें हैं 9 है, इस प्रकार से यहाँ लिखा है। सैलरी ये लगभग आपकी बनने वाली है, यहाँ पर दिया हुआ है। और अधिकतम उम्र की बात करें कि आपकी मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो किस दिन आप कैलकुलेट करोगे, एक कॉपी पर लिख लीजिए 1 मार्च 2024। आपको देख लेना है कि 1 मार्च 2024 को आपकी उम्र 28 वर्ष से अधिक तो नहीं हो रही है, क्योंकि अधिकतम 28 वर्ष बोला गया है। यानी 28 वर्ष के नीचे हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन की भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए है, ट्रेड वाइज है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 10 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज बांटा गया है, किस कैटेगरी में कितनी सीटें मिलने वाली है। जैसे जनरल की 3, एससी की 2, इसके अलावा ओबीसी, डब्ल्यूएस, इस तरह से संख्या है। क्वालिफिकेशन जो सबकी यहाँ पर सबसे अहम चीज़ है उसके बारे में हम ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि आपके पास 10वीं होना चाहिए, 10th जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है 10th होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही मतलब मस्ट है, इसके बिना तो आगे कुछ कर भी नहीं सकते, आप आईटीआई भी नहीं कर सकते। तो 10वीं होना चाहिए और सब्जेक्ट आपका साइंस उसमें अनिवार्य है, साइंस होना चाहिए। और मिनिमम जो है 10वीं में आपका 55% होना चाहिए। 55% जो है पासिंग आपका 10वीं का मिनिमम होना चाहिए। साथ में आईटीआई आपकी एनसीवीटी हो, नेशनल, एससीवीटी हो तो भी चलेगा। एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों आईटीआई सर्टिफिकेट वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। किस ट्रेड में? इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन की ये जो पोस्ट है सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ट्रेड का नाम। अन्य ट्रेड के बच्चे पूछेंगे तो मेरे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कहीं कुछ लिखा नहीं है। अब बात करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 10वीं करते हैं। 10वीं का तो सबके लिए सेम नियम रहेगा। 10वीं में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए। ये तो पहला है, मैंडेटरी हर कैटेगरी में। जैसे आपने आईटीआई किया है, वेल एंड गुड, नहीं है तो नीचे देखिए और करके ऑप्शन दिया हुआ है। क्या है अगला ऑप्शन? अगला ऑप्शन है आपने 2 वर्ष की फुल टाइम अप्रेंटिसशिप किया है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा के गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आपको कंपनी की बात हो रही है, प्राइवेट कंपनी से भी अगर आपने 2 वर्ष की अप्रेंटिसशिप किया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, आपको पता होगा कि एक आईटीआई ऐसी भी होती है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नियर बाई गवर्नमेंट आईटीआई में हो जाता है, लेकिन आप पूरे 2 साल तक अप्रेंटिसशिप करते हो, क्लास नहीं करते हो, एग्जाम देते हो, आपको भी आईटीआई सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये वाले बच्चे जो हैं, जो डायरेक्ट 2 साल के अप्रेंटिस किए, आईटीआई नहीं किए हैं, 10वीं के बाद डायरेक्ट 2 वर्ष वाली अप्रेंटिस किए हैं, तो ये भी एलिजिबल है, ये भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपने आईटीआई भी नहीं किया है, अप्रेंटिस भी नहीं 2 वर्ष वाले स्कीम में किया है, अब 10वीं पास है 55% मार्क्स के साथ में ही 3 वर्ष का आपके पास अनुभव है, और किस फील्ड में? इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अनुभव है। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट सेक्टर के अंडरटेकिंग कंपनीज हो, इस तरह की कोई, ठीक है, स्टेट या सेंट्रल कोई भी हो, तो वहां से भी 3 वर्ष का अनुभव हो, 10वीं पास है,
इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अनुभव है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। काम क्या करना है इधर सब लिखा हुआ, काम के बारे में, मेंटेनेंस वगैरह ये सारी चीज़ें, तो इसको बहुत ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो काम भाई आपको करना ही पड़ेगा। तो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली वैकेंसी की। अगला जो ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। 10वीं होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 55% मिनिमम पासिंग होना चाहिए 10वीं का। आईटीआई का कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, आईटीआई में कोई भी परसेंटेज हो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में एनसीवीटी या एससीवीटी से आईटीआई होना चाहिए, या फिर वही 2 वर्ष वाला अप्रेंटिसशिप वाला सिस्टम इसमें भी लागू है, या फिर वो 3 साल का अनुभव वाला है जो डायरेक्ट 10वीं के बाद अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग मेन ये मार्क चलते हैं, मोस्टली बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे होंगे कि भैया आईटीआई किए होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बच्चे, इनकी सीटों की संख्या 9 है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोपा ट्रेड की भी वैकेंसी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर चलो मिली तो, वैसे तो मिलती ही नहीं जल्दी। तो कोपा ट्रेड का भी वही सिस्टम है, एनसीवीटी या एससीवीटी से कोपा हो। 10वीं में ध्यान रखिए आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, सब्जेक्ट साइंस होना जरूरी है 10वीं में। होता भी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये सब सब्जेक्ट्स तो जनरली हमारा 10वीं में होता भी है। फिजिक्स केमिस्ट्री अलग अलग नहीं होता है बहुत से बोर्ड में। तो साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सोशल स्टडी, हिंदी, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, साइंस मोस्टली होता ही है 10वीं में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोपा के लिए। अब आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है आरएसी। आरएसी की 4 पोस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें भी सेम वही है, आईटीआई होना चाहिए, एससीबीटी एनसीबीटी दोनों चलेगा, वगैरह वगैरह वही सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा वेल्डर का भी सेम कंडीशन है, 2 पोस्ट है और सेम वही है भाई, आईटीआई होनी चाहिए वेल्डर ट्रेड से, या तो 2 वर्ष वाला डायरेक्ट फैक्ट्री का अप्रेंटिस होना चाहिए आपका। तो ये चीज़ हो गई आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। और कौन कौन सी ट्रेड है, वेल्डर है आपकी, कोपा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, आरएसी, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। इसमें फिटर की वैकेंसी नहीं है। चलिए, और भी ट्रेड की नहीं है, मोस्टली फिटर रहता है इसलिए मैंने यहाँ पर बोल दिया। बाकी जनरली जो आपको आरक्षण वगैरह मिलता है, रिजर्वेशन, वो लागू रहेगा। सिलेक्शन की बात करें तो कैसे होगा, सबसे पहले जो है आपके डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, अपलोड करोगे, तो उसको चेक किया जाएगा कमेटी द्वारा। उसके बाद ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको ट्रेड से रिलेटेड प्रैक्टिकल कराएंगे। प्रैक्टिकल कराने के बाद, इसमें उल्टा हो रहा है, हर जगह एग्जाम होता है इसमें पहले प्रैक्टिकल करा रहा है। प्रैक्टिकल कराने के बाद जो बच्चे प्रैक्टिकल में क्वालिफाई होंगे, ट्रेड टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई होंगे, उनको कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और जो फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, वो जो कम्पिटिटिव एग्जाम होगा उसके बेसिस पर की जाएगी। ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसको क्वालिफाई करेंगे तब आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, रिटन के लिए, और रिटन के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी जो मेरिट बनेगी वो किस पर बनेगी, रिटन के बेसिस पर बनने वाली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये तो मैंने प्रोसीजर बता दिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन में भी 3 पेपर हो रहे हैं, पेपर 1, 2, 3। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि पेपर 1 आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा सबसे पहले, और जो लोग पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे उनको ही पेपर 2 और 3 देने का मौका मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले क्या है, पहले ट्रेड टेस्ट देंगे आप, प्रैक्टिकल देंगे, उसमें क्वालिफाई होंगे तो रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम में 3 पेपर हैं, तो सबसे पहले वाला जो पेपर है उसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है। जब पहले पेपर को आप क्वालिफाई कर लोगे, तब आपको मौका दिया जाएगा अगला पेपर 2 और 3 देने के लिए। यानी पहला क्वालिफाइंग नेचर का कॉमन पेपर हो सकता है सबका, हो जहाँ तक मुझे संभावना है। अब इसमें क्या है, जब मेरिट की जो फाइनल मेरिट बनेगी वो किस पर बनेगी, वो दूसरा और तीसरा पेपर जो होगा आपका इस पर बनने वाला है। जो पेपर फर्स्ट है उस पर मेरिट नहीं बनेगा, पेपर फर्स्ट आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जिससे कि आपको दूसरा और तीसरा पेपर देने का मौका मिल सके, ठीक है। और जो मेरिट बनेगी वो दूसरा और तीसरा में जितना नंबर पाते हैं उसके बेसिस पर होगा। एग्जाम कैसे होगा, ओएमआर होगा, या तो ऑनलाइन भी करा सकते हैं या तो ऑफलाइन भी ओएमआर सीट पर करा सकते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज होगा। और लेवल क्या होगा, आपके 10वीं और आईटीआई लेवल की परीक्षा होगी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब हम यहाँ से। अगला यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस की संख्या 150 होने वाली है, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होने वाला है। जो पेपर फर्स्ट है वो 1 घंटे का होगा, टोटल पेपर 2 घंटे 30 मिनट का है, ध्यान दीजिएगा। पेपर फर्स्ट आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे और बेसिक से मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब कि ये हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। 100 नंबर का ये पेपर होगा और इसमें कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होगा। यानी ये 50 क्वेश्चन है, 2 2 नंबर के, 100 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। और जब भी आप एक क्वेश्चन सही करोगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा, लेकिन गलत करोगे तो इसमें कुछ कटेगा नहीं, और इसी को क्वालिफाई करोगे तभी पेपर 2 और 3 देने का मौका मिलेगा। इसमें क्या पूछेगा, तो इसमें जनरली आपके नॉर्मल छोटे छोटे मैथमेटिक्स, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, मतलब बहुत एक कॉमन सेंस टाइप का, मतलब बेसिक जो है पेपर ये होने वाला है, ठीक है।
नॉर्मल आपका एक तरह से आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है कि भाई आप दिमागी रूप से कितना होशियार हैं, ठीक है। तो ये आपका पेपर वन होने वाला है। जब पेपर वन में आप पास हो जाओगे, इनका जो भी है यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है कि क्या है पासिंग मार्क, लेकिन जो भी क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से अगर आप पास हो जाओगे तब आपको पेपर दो 2 नंबर का पेपर और 3 नंबर का देने का मौका मिलेगा। और यही दो मेन है, इसी के बेसिस पर मेरिट बनेगी। तो इसमें देखिए इन्होंने दिमाग भी लगा दिया कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा, पेपर टू में भी रहेगा, पेपर थ्री में भी रहेगा। पेपर टू किस प्रकार का होगा, सब्जेक्ट दिया जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का। एक क्वेश्चन सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की। सही पर 3 नंबर, गलत पर 1 नंबर कटेगा, ठीक है। तो इसके 75, इसके 75, ये टोटल मिलाकर 150 नंबर हो गए पेपर टू के, ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद आ जाइए पेपर थ्री। पेपर थ्री में कॉन्सर्न सब्जेक्ट मतलब जो ट्रेड होगा आपका उससे रिलेटेड यहाँ पर पेपर पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होने वाले हैं, और 3 नंबर रहेगा एक सही आंसर का, गलत आंसर पर 1 नंबर कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग। यानी पेपर फर्स्ट में जो है आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वालिफाई करना है तभी आप पेपर टू और थ्री दे पाएंगे, लेकिन पेपर टू और थ्री में जो आपका निगेटिव मार्किंग है। तो ये हो गया भाई आपका इनका एग्जामिनेशन। के एग्जामिनेशन कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर रखे हैं। एक तो इतनी कम वैकेंसी और इतनी इतना इतना एग्जाम ले रहे हैं, भगवान जाने आजकल गवर्नमेंट जॉब का जब तक क्रेज बना रहेगा तब तक ऐसी ही कठिनाइयाँ बढ़ती जाएंगी। स्किल टेस्ट, पेपर वन, पेपर टू, क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं इधर वैकेंसीज के अलावा जो आपका नॉर्मल आरक्षण वगैरह होता है उसमें जैसे 5 वर्ष की छूट मिलेगी। जैसे SC ST का बच्चा हो है तो जो अधिकतम उम्र 28 वर्ष दे रखा है अगर, तो उसमें 5 वर्ष और एक्स्ट्रा मिल जाएगा भाई, ये 32-33 तक अप्लाई करेगा। OBC वाला 31 तक अप्लाई करेगा। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, ये आप देख लीजिएगा। मैं ग्लोबल ITI के टेलीग्राम ग्रुप में PDF भी शेयर कर दूंगा। लास्ट डेट 28 मार्च 2024 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ लिखा हुआ है कि जब तक इस डेट तक आपके पास सभी क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए, आपकी एज भी इसी दिन तक देख लेना है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि एक्सपीरियंस वगैरह जो कुछ भी है या आपका ITI कंप्लीट नहीं हुआ है तो देख लेना है भाई 28 मार्च 2024 तक सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए लिंक दिया हुआ है CEERI.RES.in रिक्रूटमेंट्स। इस वेबसाइट पर आपको जाना है और ऑनलाइन ही आवेदन होगा, और ऑफलाइन आवेदन कोई नहीं होने वाला है। 100 रुपये फीस होने वाली यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन ही फीस भी जमा होगी। ऑनलाइन फीस जमा करने के लिए ये नीचे अकाउंट दिया हुआ है, इस अकाउंट में आपको पैसा जमा करना होगा। वो पेमेंट आप NFT, बैंक ट्रांसफ़र या नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये वेबसाइट भी है, मैं लिंक जो है इस PDF का दे दूंगा। ऑलरेडी लिंक है आपको, मैं डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप है ग्लोबल ITI का, 60,000 बच्चे जुड़े, आप भी जुड़िए, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें अपने आप देखने को मिल जाएंगी। अब ध्यान रखना है कि एप्लीकेशन जब भी फॉर्म भरिए सारा कुछ प्रिंट आउट वगैरह निकाल लीजिएगा। फीस पेमेंट का भी प्रिंट आउट होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए, नहीं तो बाद में होती है समस्या। जो कुछ भी है इसमें अपलोड वगैरह करना, वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो अपलोड करना होगा। यहाँ पर लिखा है एज सिंगल PDF, यानी इन सभी डॉक्यूमेंट्स को एक PDF के अंदर ले लेना है। जैसे ऐसा नहीं है कि इसका अलग PDF, इसका अलग PDF, इसका अलग PDF, नहीं, सभी डॉक्यूमेंट्स का एक PDF बनाना। और ध्यान रखना वो 15 MB से ऊपर ना हो, और फिर उसको अपलोड करना है। जैसे आपका 10वीं होगा तो 10वीं का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगा, बहुत से बच्चों का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके साथ आपका जैसे ITI होगा, ठीक है, ITI है तो उसका सर्टिफिकेट होगा, उसकी मार्कशीट होगी, वो सब चीज़ें होंगी। किसी का कास्ट सर्टिफिकेट OBC या SC में अप्लाई कर रहा है तो उसको अपना कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कोई एक्सपीरियंस लगा रहा है तो उसको देना पड़ेगा। जो इसमें से नहीं लगा रहा है वो यहाँ पर नहीं अपलोड करना। जैसे ज़रूरी नहीं है कि सब लोग NOC दें, NOC तो उनको देना है जो कहीं और जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर वगैरह में, इस तरह से। तो ये चीज़ें इसमें से ज़रूरी नहीं कि आपको ये पूरा अपलोड करना हो। जो आपके पास है या जो अप्लाई करते हैं जिस चीज़ में जिसके अंदर आप आ रहे हैं, वही आपको यहाँ पर स्कैन करना होगा, ठीक है। और हार्ड कॉपी कोई नहीं भेजना है, क्लियरली लिखा हुआ सारा कुछ आपका ऑनलाइन ही है। तो ये हुआ ओवरऑल, मैंने A to Z बता दिया। हालांकि इसीलिए मेरे वीडियोज़ में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन जैसे आपको पढ़ना होगा ना, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर कर देता हूँ जिससे आपको आसानी हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। वैकेंसीज़ की संख्या काफ़ी निराशाजनक है, थोड़े ढंग की वैकेंसीज होनी चाहिए। संख्या बहुत कम है बट ठीक है, जहाँ कुछ नहीं वहाँ कम से कम ये जो इतने बच्चे हैं, 28 लोगों को तो गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, ठीक है। तो जो भाई 28 लोग हैं जो अपनी जगह बनाने वाले हैं उनको
सबको एडवांस में शुभकामनाएं। चैनल पर नए हैं, एक बार फिर बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले टाइम पे जितनी भी वीडियोज हैं ग्लोबल आईटी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। धन्यवाद।